नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमपी का बजट। जो 2023-24 का जो है वो बजट, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखें कि आज के बजट में जो है वो क्या जो है वो मतलब हमारे लिए काम का है। पहला प्रश्न है, 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर कितनी है? 61,534, 65,023, 1,21,594 और 1,40,583। तो इसका आंसर है 1,40,000 वाला, यानी 1,40,580। अब ध्यान से देखिए, मैंने खुद एमपी गवर्नमेंट का जो बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसी से जोड़कर दिखाया। देखिए, पहले तो समझ लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम दो तरह से निकलती है। पहली निकलती है प्रचलित भाव पर, सिंपल वे में समझें तो करंट रेट के ऊपर, है ना, जो करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर। और दूसरी निकलती है फिक्स्ड प्राइस के ऊपर, यानी स्थिर भाव पर, जो कि बेस ईयर पर होते हैं, जो 2011-12 है। तो अगर हम ये देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में कि बेस ईयर पूछ रहा है या प्रचलित पूछ रहा है, इसमें आपको चार आंकड़े याद रखना पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि पीएससी या व्यापम या कोई भी एमपी का एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा आ जाए। जैसे अभी फॉरेस्ट सर्विस मेंस का स्पेशल पेपर हुआ था, उसमें 2016-17 का भी आंकड़ा पूछ लिया उन्होंने। तो कम से कम आप दो आंकड़े याद रखिए। 2021-22 में आंकड़ा जो था वो 1,21,594 था। जो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर जो है वो 1,40,583 हो गई, ये पहला। दूसरा, इसी तरह 2021-22 में जो फिक्स प्राइस था, यानी स्थिर भाव, जो कि हमारे यहाँ स्थिर भाव जो है वो कब के हैं, 2011-12 के जो अनुमान है उसके आधार पर था 61,534 रुपए, जो बढ़कर हो गया 65,023 रुपए। ये चार आंकड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इन चार आंकड़ों को इसी क्रम में जो है वो यहाँ पर जो है वो रख दिया यहाँ पर, जिससे कि आप ये याद कर सकें। ये 21-22 के मतलब आंसर तो यही हो गया, लेकिन ये आंकड़ा हो गया 21-22 के लिए। ठीक है, ये हो गया 21-22 और ये हो गया 22-23 के लिए। सेम जो है वो 21-22 और 22-23 के लिए। और वहां ये जरूर देख लीजिएगा, और बाकी सिंपल वे में हमेशा करेंट रेट जो प्राइस होगा, ठीक, यानी अगर कहा जाए जो प्रचलित भाव होंगे वो स्थिर भाव से, यानी जो बेस ईयर का फिक्स प्राइस है उससे हमेशा ज्यादा ही होंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा, इसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं है। और इनमें से कोई क्वेश्चन एक बनेगा ही बनेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम तेजी से भारत में छलांग लगाते जा रहे हैं और सरकार इसको मतलब प्रस्तुत भी कर रही है कि यार देखिए हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी तेजी से जो है वो बढ़ रही है। तो पहला तो ये याद रखिएगा। दूसरा, 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 की तुलना में प्रचलित भावों में कितने प्रतिशत की जो है वो अगर कहा जाए वृद्धि देखी गई? 16.43, 7.06, 10.43 और 5.32। तो आंसर है इसका 16.43, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तो ये हो गया। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जब ये बजट स्टेटमेंट वित्त मंत्री जी ने दिया था तो उन्होंने ये भी बोला था कि भाई राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2022-23 के अग्रिम अनुमानों में जो प्रचलित भाव है उससे जो वृद्धि हुई है वो 16.43% हुई है। 16.43% जो है वो वृद्धि हुई। और उन्होंने ये भी बोला था कि 10 साल के अंदर जो हमारा इंडिया के अंदर जो जीडीपी है देश की, यानी देश की जीडीपी में, या लिख भी दे रहा हूं, जीडीपी में जो 10 साल में हमारा योगदान है, 10 साल के अंदर जो 10 साल में 10 ईयर में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.6% से बढ़कर जो है वो 4.48% हो गया। तो यहाँ अपने पास दो तीन क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो यही हो गया 16.43% का। दूसरा ये हो गया कि वर्तमान में देश की जो जीडीपी है उसमें मध्य प्रदेश की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आंसर है 4.8%। ठीक है, ये एक बेसिक अगर कहा जाए पिछले 10 वर्षों में ये कितना चेंज हुआ, तो 10 वर्षों में 3.6 से बढ़कर जो है वो 4.6 पर जो है वो पहुंच गया। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये एक मतलब इसको अपन एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो मान लें। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब आंकड़े आपको साथ में लिख के चलना है। बजट 2023-24 में आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये योजना निम्न में से इस योजना में निम्न में से कौन सी जनजाति शामिल नहीं? भेगा, भारिया, भील, सहारिया।
ठीक है, तो वैसे आपको ये पता ही होगा इसके अंदर भील शामिल नहीं। अब समझ लिए ये प्रश्न क्यों आ सकता है, इसके पीछे का तर्क देखिए। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करी, ठीक है, 1,000 रुपये महीना मिलेगा उसमें। तो ये आप ये मानिए कि ये योजना जो लाडली बहना योजना शुरू करी, ये पहला इनिशिएटिव नहीं है मध्य प्रदेश शासन का। इस तरह का पहले काम मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, ये आहार अनुदान। इस आहार अनुदान योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़ी जो जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर जो है, 3 विशेष पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया और सहारिया में बेहतर न्यूट्रिशन उनको मिल पाए महिलाओं को, ठीक है, इन जनजातियों की, उनको 1,000 रुपये महीना का अनुदान उसमें मिलता है, जिसको अपन आहार अनुदान बोलते हैं। तो वहां ऑलरेडी वो 1,000 रुपये वाला कंसेप्ट चला आ रहा है, उसी का जो है वो ये नया रूप। तो ये मध्य प्रदेश शासन का जो है, अगर कहा जाए ट्विटर हैंडल से मैंने लगाया भी है इसमें, कि विकास के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार मुख्य धारा में आ रहे जनजातीय परिवार 2023-24 में विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया, सहारिया जनजातियों के लिए संचालित आहार अनुदान योजना में 300 करोड़ का प्रावधान। तो 2 प्रश्न हो गए कि एक तो आहार अनुदान योजना का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जनजाति से। दूसरा कि आहार अनुदान योजना में अनुसूचित जनजातियों में कौन सी जनजातियां, तो अत्यंत जो पिछड़ी हैं या विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनको जो है वो हमने जो है वो शामिल किया। ये भी एक जो है वो प्रश्न पूछेगा। तीसरा कि इस योजना में 2023-24 का जो बजट है उसमें कितने रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया, तो आंसर जो है वो इसके अंदर जो है वो प्रावधान किया गया इसमें 300 करोड़ रुपए का। तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन आपको जो है वो पूछ सकता है। अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें और जो है वो क्वेश्चन बनेंगे और कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, वित्त मंत्री जी के बजट भाषण अनुसार 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना हो गया, यानी उन्होंने बजट भाषण में कहा 927, 931, 940, 956। तो मैंने नीचे उसका स्लाइड भी लगाया है यहाँ पर कि 2020-21 में जन्म के समय जो लिंगानुपात है हमारा प्रति 1,000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या, वो बढ़कर 956 हो गया। तो एक तो ये भी एक प्रश्न अपने आप में यूनिक है कि भाई 2015-16 की तुलना में 2020-21 में जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 956 हो गया। ये पहला प्रश्न हो गया। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको 3-4 जो है वो मतलब बेसिक मेरे हिसाब से जो है वो लगता है कि पता होना चाहिए। पहला, क्या आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर 2011 में मतलब इस ऐसे क्वेश्चन में, तो पहले यहाँ पर अपन एक रफली जो है वो लिख लेते हैं लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात, तो 2011 के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात था 931। ठीक है, इस 931 में भी जो रूरल मध्य प्रदेश है यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां लिंगानुपात ज्यादा है यानी 936, और जो शहरी है अर्बन क्षेत्र वहां लिंगानुपात कम है यानी 918, वहां लिंगानुपात 918। यानी ये 2 आंकड़े तो ये हो गए। ओवरऑल लिंगानुपात जो है 2011 में जो है वो 931, रूरल 936, शहरी 918। ये आप कहोगे कि इसमें क्या है, ये तो ये पता ही है, लेकिन कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। दूसरा कि 2011 में हम इसमें बहुत ज्यादा अपनी बड़ाई ना करें। हमारा जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, 2011 की जनगणना में उसके यहाँ तो लिंगानुपात जो है वो 991 है, 991। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यार हमारे बगल वाले जो है वो राज्य की स्थिति जो है वो क्या है और कैसे। तो इस तरह से, तो इसमें 5-6 क्वेश्चंस आपको लिंगानुपात के जो है वो लिंक कर रहा हूं मैं। एक तो ये 956 वाला आ जाएगा, अभी ये हो गया इस बजट से जुड़ा हुआ, ये 2011 का हो गया। सबसे ज्यादा आप बहुत अच्छे से जानते हैं बालाघाट, सबसे कम बहुत अच्छे से जानते हैं भिंड। लेकिन अब प्रॉब्लम यहीं से जो है वो जन्मी कि भाई ये जो बात हो रही है जन्म के समय हो रही है, यानी टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये शिशु लिंगानुपात की बात कर रही। तो शिशु मतलब जब शिशु की बात आ रही है तो हमारे यहाँ शिशु वर्ड जो है वो जनरली 0 से 5 होता है, लेकिन यहाँ पर आप 0 से 6 वर्ष की एज को जो है वो शिशु लिंगानुपात में काउंट कर। ठीक है, तो शिशु लिंग अनुपात में अगर हम देखें भाई जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा मतलब ओवरऑल अभी मध्य प्रदेश जो है ना 2011 की जनगणना में हमारे यहाँ शिशु जनसंख्या जो थी वो थी 14.9%। ये याद रखिएगा। तो मतलब ये जो आंकड़ा है ना इसको आप याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी मैं जो कह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है वो कैसा बनेगा कि 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के अंदर शिशु जनसंख्या कोई पूछेगा का प्रतिशत कितना था, तो 14.9 था। उसमें झाबुआ में सबसे ज्यादा था
और जबलपुर में सबसे कम था, यानी झाबुआ में 20.7 आपके कितना 7, और जबलपुर में जो है वो 12, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो शिशु लिंगानुपात के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है वो उठापटक जो है वो देखने को मिली। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर शिशु लिंगानुपात 2011 में 918 था, ठीक है, 2011 में 918 था, जिसमें रूरल में जो था वो था 923 और शहरी क्षेत्रों में था 901। उस हिसाब से इसमें ठीक ठाक हमने जो है वो ग्रोथ करी। कहीं ना कहीं बालिकाओं के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, इसका योगदान आप इसमें मान लो यहाँ पर। तो इतने आंकड़े आपको याद रखना पड़ेंगे। मैंने 4-5 आंकड़े आपको बता दिए। ये जो लिंग अनुपात मैंने बताया, ये शिशु लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना में। ये है रूरल और ये है अर्बन। 901, 923, ओवरऑल 918। तो हम अपनी पीठ थपथपाए ना, ठीक है, मतलब शिशु लिंग अनुपात में गड़बड़ी। और चूंकि मैंने क्या बताया आपको कि सबसे ज्यादा शिशु जनसंख्या कहाँ, अलीराजपुर, इसीलिए सबसे ज्यादा शिशु लिंग अनुपात 978 अलीराजपुर में ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम अगर कहा जाए शिशु लिंग अनुपात मुरैना जिले में है 800 कितना 29। वो मुरैना वाला भले याद ना रखो, लेकिन ये आप याद रखना अलीराजपुर का, कि अलीराजपुर में 978 सेक्स रेशो है। ये बहुत अच्छा है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, यानी लिंगानुपात हम की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी है, हम ये मान सकते हैं। ये एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन हो गया। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाडली बहना योजना के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। 929 करोड़, 1272 करोड़, 2191 करोड़ या 8000 करोड़ रुपए। तो इसमें जो है ये आ ही रहा है क्वेश्चन 8000। आप अपना वैल्यूएशन कर लीजिए पहले कि आपको पता है कि नहीं। एक तो नारी शक्ति बजट है, यहाँ पर ये लगी हुई है कि भाई लाडली बहना के लिए 8000 करोड़, ठीक है। आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 2191 करोड़। पोषण आहार योजना के लिए 1272 करोड़। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 400 करोड़, है ना। ये जो है वो नारी शक्ति बजट से जुड़ा हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन आपको आएगा इस साल। और ज्यादातर बच्चे क्या है कि इसको ये याद करे हुए हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जो है वो बहना योजना जो है वो हमने शुरू करी, तो उसमें 1000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन उसके लिए टोटल फंड कितना सेक्शन किया गया ये भी तो पता होना चाहिए। तो 8000 करोड़ रुपए उसका फंड है। अगला है बजट 2023-24 में नारी कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 80,000, 96,000, 1,02,976 करोड़, 1,52,813 करोड़। तो ये खुद बजट का ही स्पीच का बजट मंत्री जो वित्त मंत्री जी हैं उसका मैंने यहाँ पर स्टिकर लगाया। आंसर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि 2022-23 में 1,02,976 करोड़ का प्रावधान है, जो पिछले वर्ष 22-23 से लगभग 22% ज्यादा है। यानी नारी कल्याण के लिए या वुमेन वेलफेयर के लिए बजट में 22% फंड जो है वो इंक्रीज किया गया। यानी वोट को अब जो है अगर कहा जाए, ये वोट बैंक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वर्तमान में। तो 22% हमने इंक्रीज किया। और ये फिगर आपको याद रखना है जो मैंने बताया 1 लाख, यानी ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया तैयार। अगला 2022 सॉरी 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में 100% डिजिटल जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं। अब ये समझ लीजिए ये क्यों आएगा, यानी बैतूल, इंदौर, विदिशा, सतना। तो इसका पहले तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आंसर है वो है सतना। अब ये आ क्यों रहा है पहले तो समझ लीजिएगा। जब वित्त मंत्री जी का बजट भाषण आया तो उसमें ये बताया गया था कि हम कई सारे ऐसे जिले हमारे जहां पर हम डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, पूरा काम जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 जिले हैं, बैतूल, इंदौर और विदिशा, जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज लेन देन से जो है वो जुड़ गए। सतना उसी में बिल्कुल पीछे है, 97% तक आ चुका है। यानी अब की स्थिति में देखा जाए तो सतना भी 100% हो चुका है। बट चूंकि बजट में सतना का जो जगह नहीं दी गई 100%, इसलिए अब विदिशा, इंदौर और बैतूल का ही नाम याद रखिएगा। और यहाँ डिजिटल जिलों का मतलब ये नहीं कि ई गवर्नेंस, डिजिटल का यहाँ मतलब है कि बैंकिंग वगैरह की जो सुविधाएं हैं उससे जो डिजिटल लेन देन है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न जो है वो आपको आना है। अगले के ऊपर आते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से प्रदेश के पूर्वी सीमा के दूरस्थ जिले सिंगरौली को जोड़ने के लिए 676 किलोमीटर लंबे किस पथ को यानी वे एक्सप्रेस वे को स्वीकृत किया गया। अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, सतपुड़ा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे। तो आंसर इसका साफ है, विंध्य एक्सप्रेस वे। अब ये क्यों आएगा आप याद करो, अटल एक्सप्रेस वे आ चुका है,
ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसी का नाम बदल दिया अटल। तो ये प्रश्न एमपी चंबल एक्सप्रेस वे एमपीपीएससी में जो है वो पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है अटल प्रगति पथ, चंबल नदी के समानांतर जो है वो अगर कहा जाए 299 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा प्रगति पथ नर्मदा नदी के समानांतर 900 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहे हैं, ये खुद बजट में ही लिखा हुआ है। विंध्य एक्सप्रेस वे भोपाल के निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो कि 676 किलोमीटर लंबी पूरी जो है वो परियोजना है। इस प्रकार ये तीनों फिर से भी पूछे जा सकते हैं। और अब चूंकि अटल और नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रश्न पूछा जा चुका है, सतपुड़ा एक्सप्रेसवे नाम का कोई एक्सप्रेसवे नहीं, तो विंध्य एक्सप्रेसवे आपसे जो है पूछा जा सकता है कि विंध्य एक्सप्रेसवे किसे जोड़ेगा। ठीक है, सीधी को, सिंगरौली को, सतना को, रीवा को, ऐसे कुछ पूछ सकता है। तो टेक्निकली जो है वो, चूंकि उसमें बजट में भी वित्त मंत्री जी ने बोला, और यहाँ भी अगर ये ट्विटर हैंडल के जो फोटो है इसमें भी लिखा है कि भोपाल एवं निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से, तो आपको सिंगरौली वर्ड जो है वो याद रखना है। बाकी भले ही आप जो है वो याद रखो या ना रखो, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना जो है वो आपकी है, और इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो बनेगा। क्या बनेगा वो देखने वाली बात है यहाँ। ठीक है, चलो अगले के ऊपर आते हैं। अगला है बजट भाषण के अनुसार देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई कहाँ स्थापित की गई है? काली बिल्लोद गांव इंदौर, जमानी ग्राम नर्मदापुरम, ग्राम बारंगा हरदा, भोजपुर रायसेन। अब आपको दिख रहा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, इस बार के मैंने इकोनॉमिक सर्वे का ये लिंक लिया। सर्वेक्षण 2022 में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों में प्रथम द्वितीय में ये जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है जिला इंदौर के ग्राम काली विल्लोद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई निर्मित किया गया है। वर्ष 2023-24 में लगभग इतने जो है वो घरों में शौचालय, ये आंकड़ा आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो। अब ये क्यों आएगा ये समझ, ये तो अभी हमको बजट में जानकारी मिली, लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि बजट बना होगा तभी जो है वो इसको जो है वो इस तरह से एफएसटीपी से जो है वो जुड़ा होगा। ये इससे पहले से ही एफएसटीपी से जो है वो अगर कहा जाए जुड़ गया होगा। और ये सेम क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि आपके एमपीपीएससी मेंस में आ चुका है जस्ट इसके पहले वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, ये आपको जो है वो अगर कहा जाए एमपीपीएससी मेंस में भी जो है वो अगर कहा जाए पूछा जा चुका है, तो देख लीजिएगा ना। यहाँ पर मैं यहाँ इंग्लिश भी नाम लिख देता हूँ इसका, स्लज, मल को अपन क्या बोलते हैं? स्लज। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट को आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, या मैं लिख देता हूँ ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, मल कीचड़ प्रबंधन जो है अगर कहा जाए उसके लिए ना, पानी को अलग कर देना, जो मल है उसको, ठोस को अलग कर देना, उसको इस्तेमाल कर लेना खेतों में, पानी को फिल्टर करके जो है वो दूसरे कामों में ले लेना। इस तरह से ये प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं, और ये शहरों में भी लगाए जाते हैं, और मल प्रबंधन की दिशा में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये प्लांट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है मल प्रबंधन में। ठीक है, और कभी कुछ मत करिए, इसके पहले वाला एमपीपीएससी का मेंस उठा के देख लीजिए, होगा तो मैं आपको यहाँ पर अभी मतलब यहाँ तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप कोई इसके बाद अगर कोई लेक्चर होगा तो उसमें आपको बता दूंगा कि जस्ट इसके पहले वाले एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया, तो प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि करंट में चर्चा है इसलिए आया, नहीं तो नहीं आता। अगला है मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 500, 750, 1000 करोड़ या 1250 करोड़? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस योजना को, क्योंकि देखो एक तो यूथ पॉलिसी बनाई हमने, दूसरा कि इस बार हमने जो बजट बनाया उसमें 4000 लोगों से हमने जो है वो सलाह ली। वित्त मंत्री जी ने जब बजट भाषण बोला तो उसमें पहले ही बोला कि भाई इस बजट को बनाते समय हमने अलग अलग जो है वो फील्ड में लोगों से जो है वो सुझाव लिए, और ऐसे 4000 जो है वो सुझावों को हमने आमंत्रित किया। युवाओं के लिए हम युवा नीति जो है वो लेकर आए, अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश शासन अपनी न्यू जो है वो यूथ पॉलिसी लेकर आई। तो ये सब चीजों पे मध्य प्रदेश शासन क्या है, बहुत तेजी से जो है वो काम कर रही है। तो ये वाला प्रश्न ऑटोमेटिकली लिंक हो गया, आपको जो है वो आएगा ही आएगा। 1000 करोड़ रुपए, जैसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में युवा के बढ़ते कदम में क्या लिखा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 100 करोड़ रुपए चालू हो चुकी है। ठीक है, इंटर्नशिप योजना के लिए 1000 रुपए करोड़ उपलब्ध करा दिए। ग्लोबल स्किल पार्क, आपको मालूम है कि भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो स्थापित हो चुका है, उसके साथ लिखा हुआ ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा में अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र यानी इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। तो ये भी आपको आ सकता है, यानी इतनी सब चीजें युवाओं से संबंधित ये जो है वो बजट में है।
तो इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो बनने की संभावना है। मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप जो है वो ये पूछेगा, अप्रेंटिसशिप योजना। दूसरा जो है वो ये पूछेगा ग्लोबल स्किल पार्क, जो ये तो सबको ही पता है कि यार ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो भोपाल में स्थापित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो है वो स्किल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए इस सब के लिए 450 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया। तो ये भी एक लिंक होकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। बजट भाषण 2023-24 में मध्य प्रदेश में कहां खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? सतना, बालाघाट, सिंगरौली, सीधी। तो मैंने बजट की ही लाइन यहां पर ली, ठीक है। यहाँ पर तो सिंगरौली में है। अब यानी सिंगरौली क्यों, अब तो दो बातें क्लियर हो गई कि वो विंध्य जो एक्सप्रेस वे वो सिंगरौली को क्यों जोड़ रहा है। तो यहाँ पर वो लिख रहे हैं खुद, वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का अंश मैंने लिया है कि मैंने अपने विगत बजट भाषण में कहा था कि सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित। मुझे ये अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इसकी स्वीकृति जारी हो चुकी है, ठीक है, यानी वहां बनने लगा है। तो मतलब अब जो है वो मध्य प्रदेश का एक पहला अपने आप में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय होगा। इसीलिए एग्जाम में जो है वो आपको मतलब उससे लिंक करके कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेगा ही पूछेगा। क्या आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन वो आएगा, इसमें कोई जो है वो दोहराई की बात नहीं है इसमें। ठीक है। अगला कि शिक्षा के लिए 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 36,000 करोड़ रुपए, 37,800 करोड़ रुपए, 38,375 करोड़ रुपए, 42,603 करोड़ रुपए। तो ये भी एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन आ सकता है। ये है 38,300, बड़ा अमाउंट है। 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए किया। इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं, इसको छोड़ दें। फिर कुछ चीजें बजट से जुड़ी हुई जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से भी आएंगी। जैसे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर रख लिया प्रश्न कि जस्ट इसके पहले मैंने इकोनॉमिक सर्वे की 3 क्लासेस ली हैं और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही, तो उसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए मैंने ये लगाया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन हो रहा है? आम, संतरा, केला, अमरूद। तो यहाँ अपने को दिख रहा है यहाँ संतरा यानी ऑरेंज, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 2021-22 के एस्टिमेट भी देखें या 20-21 के आंकड़े भी देखें तो दोनों ही स्थिति में ऑरेंज जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑरेंज के जस्ट बाद अगर कहा जाए कि जो है वो आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है बनाना यानी केला, और तीसरे नंबर पे आ रहा है आम। यानी मध्य प्रदेश में अगर हम फलों के क्रम में देखें तो सबसे पहले संतरा, फिर संतरा के जस्ट बाद जो है वो दूसरे नंबर पे जो है वो हो गया आपका केला, और तीसरे नंबर पे जो हो गया वो हो गया आपका आम। ये आपको जो है वो याद रखना है। इसमें कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है, पर बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। यानी मैंने ये इसीलिए एक क्वेश्चन लिया जान पूछ के कि आपको समझ पड़े कि वो इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन कैसे जो है वो निकालना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जैसे क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बजट में चर्चा में रहा एकल नागरिक डेटाबेस समग्र निम्न में से किसका एक उदाहरण? ये प्रश्न आपको जो मतलब यूनिट क्या बोलते हैं आपकी कौन सी 7 जो यूनिट है या जो आईटी वाली जो यूनिट है उस यूनिट में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पंच करेगा। क्यों करेगा ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक तो अभी जो मुख्यमंत्री बहना योजना शुरू हुई उसमें जो फॉर्म भरा रहे उसमें समग्र आईडी, शुरू में समग्र आईडी के कितने मुद्दे रहे, ठीक है, समग्र से लिंक करना। तो हमने क्या करा, हमारे नागरिकों का एक डाटा बैंक तैयार कर रखा है पूरा के पूरे। जैसे आधार कार्ड है ना वैसे समग्र आईडी होती है। आज जो भी आप में से कृषि विषय से जुड़ा होगा उसको मालूम, बिना समग्र आईडी के तो ज्यादातर मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का आप लाभ ले ही नहीं सकते। तो समग्र जो है डेटाबेस वो खुद बोल रहे हैं कि कैसा एग्जाम्पल है। तो ये भाई बिजनेस टू बिजनेस तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो नहीं सकता, गवर्नमेंट टू सिटीजन है क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी नहीं है। तो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा के लिए हमने समग्र नाम का जो है वो प्रोग्राम शुरू किया। अब ये क्यों काम का है ये समझ लो, ये 2-3 जगह लिंक हो गया क्वेश्चन। पहला क्या है, इस बहाने ये भी समझ गए कि भाई जो गवर्नमेंट टू सिटीजन वाला कंसेप्ट है ई गवर्नेंस मॉडल के अंदर, उसमें सरकार अपने नागरिकों को कौन सी सुविधाएं दे रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो सुविधाएं दे रही है उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन समग्र तो एक अपने आप में एक बहुत ऑलमोस्ट आपका भी सबका जो है समग्र आईडी होगा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अगला जो है वो अगला क्वेश्चन बजट भाषण से ही जुड़ा है और इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें भी जो है वो बनेगा। उसमें देखिए
देसावरी पान निम्न में से किस एक स्थान की पहचान है? महोबा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर। अब यहाँ क्यों मैंने इस प्रश्न को लिया, उसका पहले अपन आंसर तक जाते हैं। तो आंसर तो ये हो गया पहले के महोबा, ठीक है। यहाँ अब समझिएगा, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के बजट को ही पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग लेकिन मध्य प्रदेश उत्प्रेरक रणनीति में अत्यधिक सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश को विगत 5 वर्षों में 3 जीआई टैग प्राप्त हुए। बालाघंट का चिन्नौर राइस, झाबुआ का कड़कनाथ चिकन मीट, महुआ का देशावरी पान उत्तर प्रदेश के साथ साझा। ये तो हो गया यहाँ तक। अभी इसके साथ और एक और चीज बता दूं, ये तो हो गया बजट में जो लिखा था। अब बजट के बाद अभी हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें जीआई में एक ऐसी छलांग मारी जो पूरा देश आश्चर्य कर रहा है कि यार क्या गजब का काम कर। कैसे? यानी हाल फिलहाल में, पुराने जीआई तो छोड़ दो आप, हाल फिलहाल में जो जीआई हमको मिले उनमें सबसे पहला अगर हम कहें कि सरवती जो गेहूं है हमारा, ठीक है, जो हमारा सरवती गेहूं है, जो टेक्निकली पहचान है सीहोर जिले की, और कुछ कुछ जगह पर ये विदिशा में भी होता है, ठीक है, कुछ जगहों पर विदिशा में भी होता है, कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्र विदिशा। बट अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो सीहोर। उस सरवती गेहूं को जीआई टैग मिल गया, ये पहला हो गया, है ना। अभी ये मतलब 15 दिन के अंदर जो हुआ। दूसरा, मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग, गोंड चित्रकला, इसको जो है वो जीआई टैग मिल गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर कहा जाए कि रीवा का सुंदराजा आम, यहाँ पर अगर कहा जाए ये, इसको जीआई टैग मिल गया, रीवा का सुंदराजा, इसको जो है वो जीआई टैग मिल गया। चौथा, मतलब ये आप सोचोगे इतने सारे जीआई टैग हमको जो है वो एक साथ मिले, ये बहुत बड़ी जो है वो बात होती है कि किसी स्टेट को जो है वो। यहाँ पर मुरैना की गजक, गजक, उसको जो जीआई टैग मिल गया। यानी एक हो गया सरवती, एक हो गया गोंड चित्रकला, एक हो गया रीवा का सुंदराजाम, एक हो गया मुरैना की गजक। चौथा अगर हम जाएं यहाँ पर, तो जबलपुर के जो पत्थर शिल्प है उनको जो है वो जो है वो जीआई टैग मिल गया। तो जहां पर अपन चाहें तो जबलपुर पत्थर शिल्प, शिल्प, तो ये एक जो है वो यहाँ पर। अब आप समझिए ये सब मिले, और भी मिले हैं, यानी डिंडोरी का डिंडोरी में भी लिख लेते हैं, डिंडोरी में लोह शिल्प। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, डिंडोरी में लोह शिल्प होगा, डिंडोरी के आसपास वो कौन सी जनजाति होगी जो लोह शिल्प से जुड़ी हुई होगी? अगरिया, ठीक है, अगरिया जनजाति जो है वो, लोह लिखना था, लोह लिखा गया, लोह शिल्प, ठीक है। तो डिंडोरी का लोह शिल्प, यहाँ पर अगर कहा जाए ये जो है वो याद रखिएगा। उज्जैन का बटिक प्रिंट्स, ये सब इतने सारे, मतलब ये तो हमने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जीआई टैग की बहार आ गई, कि सरवती गेहूं को जीआई टैग मिल गया, गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिल गया, मुरैना की गजक को जो है वो जीआई टैग हमारा जो है वो प्राप्त हुआ, रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल गया, डिंडोरी के लोह शिल्प को जो है वो डीआई ट्रेड मिल गया। जबलपुर में तो आपको मालूम है कि मार्बल के लिए तो बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पत्थर शिल्प बहुत होता है मार्बल से, तो वो पत्थर शिल्प को जो है अगर कहा जाए जीआई टैग मिल गया। उज्जैन में एक बटिक प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, वो भी लिख देता हूं मैं, उज्जैन के ये बटिक प्रिंट्स। अब ये एक क्वेश्चन आपका तैयारी हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, इसमें ये याद रखें। ये मतलब जो है मतलब क्वेश्चन में है ही है। तो ये जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि इतने ये सब जो है वो अगर कहा जाए जीआई टैग इनको जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो ये सब अभी हाल फिलहाल में हुआ। इसके अलावा देशावरी का पान, बालाघाट का चिन्नौर राई, झाबुआ का कड़कनाथ, महेश्वर की चांदी जो है वो अगर कहा जाए साड़ियाँ, चंदेरी जो है वो महेश्वरी साड़ियाँ, या अगर रतलाम की स्यों, इंदौर के चमड़े के खिलौने, है ना, ये सब ऑलरेडी पहले भी जीआई टैग से जो है वो जुड़ चुके हैं। तो बहुत कुछ है, मतलब अगर हम याद रखें तो। अगला जो है वो है 2023-24 में मध्य प्रदेश में कौन सी बार ई बजट प्रस्तुत किया गया? प्रथम बार, द्वितीय बार, तृतीय बार, चतुर्थ बार? तो आंसर है प्रथम बार। ई बजट का मतलब है एक टैबलेट हाथ में लेके चला जाए और टैबलेट के ऊपर से बजट को केवल पढ़ के सुना दिया जाए, और जितने भी मेंबर हैं उनको उनकी फिजिकल कॉपी देने की जगह ई कॉपी सर्कुलेट कर दी जाए, उनके टैबलेट पे आ जाए, वो वहीं उस बजट की कॉपी को जो है देख लें। तो इसको अपन ई बजट के नाम से जानते हैं। तो
तो हमने पहला ई बजट पेश किया है, तो कोई भी चीज अगर कोई राज्य पहली बार करता है तो एक प्रश्न आ जाता है, यार ये कौन सी बार कर रहा है, तो ये पहली बार कर रहा है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। अगला है बजट 23-24 के अनुसार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक तो इसमें दो दो जो है वो क्वेश्चन जो है वो लिंक हो गए। एक तो पहला तो जो है वो चूंकि फाइनेंस कमीशन हमारे सिलेबस में रहता है तो उससे लिंक हो गया, और ऐसे भी लोकल जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के क्वेश्चन बनते हैं उससे लिंक हो गया। तो आंसर इसका है 4176 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए। अब इसमें बेसिक सबको ही मालूम है कि वित्त आयोग जो है वो 280 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके तहत वित्त आयोग का या फाइनेंस कमीशन का जो है वो गठन किया जाता है। इस समय तक देश के अंदर जो है वो 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित हो चुके हैं। सबसे चर्चित जो है वो फाइनेंस कमीशन जो है वो जो माना जाता है वो 14 फाइनेंस कमीशन माना जाता है, क्योंकि उसने सेंट्रल और स्टेट के बीच जो रिकमेंडेशन दी थी वो 42% थी। 14 से 42 याद रखिएगा। और 15वें जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष NK सिंह थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी नंद किशोर सिंह। आप पूरा लिखना चाहो तो नंद किशोर सिंह लिख लो या NK सिंह लिख लो। सरकार ने 2017 में उनको जो है वो अपॉइंट किया था, और उसने जो है वो वित्त आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को दे दी। बस इतना अपने को याद रखना, उससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला जो है 2023-24 के बजट 2023-24 में निम्न में से किस योजना का संबंध जनजातीय विकास से नहीं। देवारण्य योजना बिल्कुल है। देवारण्य योजना आपको मालूम होगा कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है जड़ी बूटी लगाने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी जंगलों में ऐसे सभी औषधीय पौधे जिनका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक हर्बल प्लांट की तरह करते हैं और कई रोग उपचार में करते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, जनजातीय क्षेत्रों के उस ज्ञान को कैसे जो है वो सहेजा जाए, उसका कैसे रोग उपचार में जो है वो उपयोग किया जाए, उसके लिए देवारण्य योजना शुरू करी। आहार अनुदान योजना ये भी है। अभी हम इससे पहले थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, ठीक है, बेगा, सहारिया और भारिया के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जाती है, जिसमें 1000 रुपए महीना अनुदान मिलता है। ठीक है, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए। आकांक्षा योजना, ठीक है, बच्चियों के या बच्चों के, जनजातीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कैसे जो है वो हायर एजुकेशन से जुड़ पाए, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लें। जैसे सिविल सर्विस की कोचिंग उनको करना है, नीट की कोचिंग करना है, आईटी इंस्टीट्यूशंस में करना है, तो उनके लिए कैसे वो कोचिंग एलाइट्स के लिए जो है वो फंडिंग करे सरकार, उसके लिए आकांक्षा योजना चलाई जा रही। सावित्रीबाई फुले स्वरोजगार योजना जो है वो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं को जो है वो स्वरोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। तो आंसर समझ ही गए होंगे, ये जो है वो शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, और बाकी तीनों का संबंध जो है वो अनुसूचित जनजाति से। तो इसको हम लिंक कर सकते हैं, ये याद रखें। अगला है 2023-24 के बजट के अनुसार मध्य प्रदेश में समेकित ऊर्जा क्षमता कितनी है। ये रिकॉर्डेड है, 25,000, 27,000, 28,000, 32,000 तो आपको दिख रहा है। नीचे मैंने बजट भाषण का ही लिया है कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। प्रदेश में समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2023 को इतिहास में सर्वाधिक 17,170 मेगावाट शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। तो ये एक क्वेश्चन हेल्दी है, यानी हम कहीं ना कहीं जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने के लिए जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आत्मनिर्भर होने के लिए बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा वो देखने वाली बात है उसमें। यहाँ चलिए अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। यहाँ बजट 2023-24 में के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। PM ग्रामीण आवास योजना 8,000 करोड़ रुपए बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 350 करोड़ रुपए, ये भी बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल हेतु 7,331 करोड़, ये भी सही है। और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संसाधन हेतु 6,205 करोड़ रुपए, ये गलत है। ये याद रखिएगा। मैंने ये क्यों प्रश्न लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है आंकड़े पूछ लेते, तो ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा मेरे हिसाब से आपसे शायद पूछा जा सके। बाकी दो तो जो पूछे नहीं जाएंगे, तो 1 लाइन के लिए आप याद करना चाहो तो याद। हाँ, अब सिंचाई पर जैसे गलत है तो वो भी बता दूं कि सिंचाई परियोजनाओं और निर्माण के संसाधन हेतु कितने करोड़। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है MP का खुद का बजट का कि सिंचाई परियोजनाओं निर्माण तथा संसाधन के लिए 11,049 करोड़ का प्रावधान किया गया।
तो इससे हम आसानी से इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं कि क्या जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो इस तरह से अगर हम टेक्निकली देखें तो हमें ये समझ पड़ता है कि ये मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित जो है वो मैंने ये 20 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाया। एक और मैं समय निकाल के जो है वो बनाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो तो बहुत हेल्दी होगा। तो आप ये देखिए कि बजट पर प्रश्न कैसे बनेंगे, मतलब इस वीडियो का उद्देश्य एक तो प्रश्न आएंगे कैसे और क्या नेचर से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको फोकस करके बनाया गया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इस वाले वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा विस्तार में चर्चाएं नहीं करी किसी विषय के ऊपर, ठीक है। मतलब जनरली जैसे मैं हर चीज को समझाता हूँ कि क्या इससे जो है वो मतलब उससे जुड़े हुए मुद्दे भी बताता हूँ, बट इसमें कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं कि कोई चर्चा की बात है। उसका कारण ये है कि ऑलरेडी मैं इकोनॉमिक सर्वे के 3 वीडियो पहले जो है वो बना चुका हूँ और आराम से विस्तार से हर विषय के ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। तो आप में से अगर किसी ने इकोनॉमिक सर्वे के वो 3 वीडियो नहीं देखे तो आपसे सबसे अनुरोध है कि वो तीनों वीडियो देखिए। मुझे इतना विश्वास अपने साथ है, या एग्जाम के नेचर्स को जब मैं देखता हूँ तो आपको इकोनॉमिक्स जो है वो मध्य प्रदेश की का ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके क्वेश्चन उसमें जो है वो मिल जाएंगे, ये तो साफ है। क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सिंचाई का एरिया कितना है, हमारे यहाँ वर्षा कितनी होती है, सबसे ज्यादा किस पर्यटन स्थल पर जो है वो लोग आए, ठीक है, कौन से जो है वो अगर कहा जाए नेशनल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, हमारा खनिज उत्पादन कितना है, हमारे 8 प्रमुख जो है वो खनिज कौन से हैं, वो सब बातें उसके अंदर हैं जो हर सब्जेक्ट में लिंक हो रही हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ऐसे बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा अनुरोध है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स भी वीकली आता है। एक कभी थोड़ा सा इस वीक हम नहीं बना पाए लेकिन कल इसको अपलोड करेंगे। और एक टेस्ट सीरीज है बहुत हेल्दी, वो अब आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आएगी, उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या आपको उस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। मैं अभी हाल फिलहाल आपको 3 चीजें उस टेस्ट सीरीज की बता देता हूँ जाते जाते। पहला, कि उस टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें 50 टेस्ट हैं और वो हेल्दी हैं और वो मैंने खुद ही प्लान किए, जैसे ये क्वेश्चंस मैं खुद निकालता हूँ वैसे। दूसरा, मैं जितना करंट अफेयर्स अपने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मेरे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, उनके करंट अफेयर्स के वीडियो आप उसको उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। प्लस जो यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के टॉपिक है उसमें मैं 1 लाइन के क्वेश्चंस प्लान करता हूँ। जैसे 1919 का एक्ट है, 1935 है, तो 1 लाइन में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, 25-50 क्वेश्चन। वैसे कम से कम 20 पेपर आपको उसमें मिलेंगे, प्रत्येक पेपर में औसतन 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 1000 क्वेश्चन की वो बैंक आपकी तैयार होगी वहां। और वो बहुत हेल्दी है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। इसी तरह प्रयास करते रहिए और ईश्वर चाहेगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खूब मेहनत करिए ईमानदारी के साथ। धन्यवाद सभी को।